श्री अरविंद। तो आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंद के बारे में। इसके अंतर्गत प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देश्य, अरविंद के दार्शनिक विचार, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा के बारे में। उसके बाद अरविंद के शैक्षिक विचार क्या क्या थे, शिक्षा का प्रतीक के बारे में, शिक्षा के उद्देश्य, इसमें इन्होंने क्या कहा उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अरविंदों ने शिक्षण विधियाँ दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, इसके अंतर्गत अरविंद के विचारों को पढ़ेंगे। अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन भी कर सकेंगे। और फिर सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और फिर निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले श्री अरविंद जो है उनके अंतर्गत प्रस्तावना पढ़ते हैं। श्री अरविंद आधुनिक भारत के महान ऋषि कहे जाते थे। श्री अरविंद आधुनिक भारत के महान ऋषि कहे जाते हैं। उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। वे भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के सूत्रधार भी माने जाते हैं। अरविंद ने पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं का समुचित समन्वय करके और उनके बीच कोई प्रतिद्वंद्विता पैदा किए बिना अपना लक्ष्य पूरा कर दिखाया। तो श्री अरविंदो जो है इनको आधुनिक भारत के महान ऋषि कहते हैं। इन्होंने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। वे भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के सूत्रधार भी माने जाते हैं और इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं का समुचित समन्वय करके और उनके बीच कोई प्रतिद्वंद्विता पैदा किए बिना अपना लक्ष्य पूरा कर दिखाया। आगे है, अरविंद एक दार्शनिक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अधिक सराहनीय है। इस इकाई में आप श्री अरविंद के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों का अध्ययन करेंगे तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उसकी उपयोगिता के विषय में जान सकेंगे। श्री अरविंद ने पूर्वी और पश्चिमी दर्शन, धर्म, साहित्य तथा मनोविज्ञान को अपने लेखन में संश्लेषित किया है। इसके अंतर्गत जो उद्देश्यों को हम लोग जान सकेंगे वो है, अरविंद के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कर पाएंगे। अरविंद के के अनुसार जो शिक्षा के संप्रत्यय हैं इसके बारे में वर्णन कर सकेंगे। अरविंद के शैक्षिक विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके बाद अरविंद की एकीकृत शिक्षा की विशेषताओं को जान सकेंगे। सबसे पहले है, अरविंद के दार्शनिक विचार क्या थे। फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्ण घना घोष एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे तथा पश्चिमी संस्कृति के प्रशंसक थे। वे स्वभाव से बहुत दयालु थे। श्री अरविंद ऐसे परिवार में जन्मे व पले हुए थे। श्री अरविंद श्रीमद् भागवत गीता के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने गीता के कर्म योग व ध्यान योग का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके विचार से मानव व दैवीय शक्ति का संश्लेषण योग है। दूसरे शब्दों में योग व माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य दैवीय शक्ति का अनुभव करता है। श्री अरविंद मनुष्य को अपने भीतर के स्व के तत्व का अनुभव कर ब्रह्म में आत्मसात हो जाना नहीं सिखाते, बल्कि वे समस्त मानव जाति को अज्ञान, अंधकार व मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश व अमरत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। अतः उनकी विचारधारा सर्वांग योग दर्शन कहलाती है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा गांधी जी के दर्शन थे सर्वोदय दर्शन। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन थे विश्वबोध दर्शन। और यहाँ पे श्री अरविंदो के जो दर्शन है वो है सर्वांग योग दर्शन। तो अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की तत्व मीमांसा को जानते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ अरविंदो सर्वांग योग दर्शन। श्री अरविंद के अनुसार ईश्वर एक ब्रह्मांड का निर्माता है। उनके अनुसार ईश्वर ने विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के आधार पर जगत का निर्माण किया। इनके मतानुसार विकास की दो दिशाएं हैं, अवरोहण और आरोहण, डिसेंट और एसेंट। ब्रह्म अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। उन्होंने अवरोहण के 7 सोपान बताए हैं, जैसे सत्य, चित्त, आनंद, अति, मानस, मानस, प्राण, द्रव्य। सत्य, चित्त, आनंद, अति, मानस, मानस, प्राण, द्रव्य।
श्री अरविंद के अनुसार इस जगत में मनुष्य अपने द्रव्य रूप से आरोहण द्वारा सत्य की ओर बढ़ता है। अवरोहण के 7 सोपान इन्होंने बताए थे, सत्य, चित्त, आनंद, अति, मानस, मानस, प्राण, द्रव्य। उसके बाद इन्होंने कहा कि आरोहण द्वारा सत्य की ओर बढ़ता है। उन्होंने आरोहण के भी 7 सोपान बताए जो इसके उलट है, जैसे द्रव्य, प्राण, मानस, अति, मानस, आनंद, चित्त, सत्य। तो उन्होंने इसको आरोहण यानी उल्टे क्रम में व्यक्त किया और 7 सोपान बताए। ब्रह्मा को ये 7 सत्य और ईश्वर को सत्य, चित्त, आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। अरविंद ने आत्मा को गीता के पुरुष के रूप में लिया है। उनके विचार से आत्मा में परमात्मा की 2 विशेषताएं होती है, आनंद और चित्त, और ये विभिन्न योनियों से होती हुई मनुष्य योनि में प्रवेश करती है तथा इस शरीर के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ती है। अरविंद के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य सत्य, चित्त, आनंद, ईश्वर की प्राप्ति है। सत्य, चित्त, आनंद इक्वल टू ईश्वर, इन्होंने ऐसा कहा है। अरविंद का मानना है कि पदार्थ द्रव्य का ज्ञान मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है तथा यह ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए स्वयं का ज्ञान आवश्यक है, जो कि यौगिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन यौगिक क्रियाओं के लिए अरविंद ने शिक्षा की आवश्यकता को समझा। तो ये अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की जो तत्व मीमांसा थी, इसके अंतर्गत कहा गया कि द्रव्य और पदार्थ का ज्ञान मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, इसके अंतर्गत एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अरविंदो सर्वांग योग दर्शन, इसके अंतर्गत श्री अरविंद के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों में मूल तत्व ब्रह्म है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों के मध्य भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से अरविंद ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है। एक द्रव्य ज्ञान, मटेरियल नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज इसे भी कह सकते हैं, और दूसरा है आत्मज्ञान या आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। अरविंद द्रव्य ज्ञान को सांसारिक ज्ञान यानी वर्ल्डली नॉलेज साधारण ज्ञान मानते हैं और आत्मिक ज्ञान को उच्च ज्ञान मानते हैं। उनके दृष्टिकोण से पदार्थ जगत यानी द्रव्य जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है और आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान भीतरी स्व अंतःकरण द्वारा प्राप्त होता है। आत्मिक तत्व के ज्ञान के लिए इन्होंने यौगिक क्रियाएं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि को आवश्यक माना है। तो जो भौतिक ज्ञान के अंतर्गत है, उन्होंने पदार्थ जगत जैसे द्रव्य जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है और आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान भीतरी स्व अंतःकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये बताया। उसके बाद जो इनका दूसरा था आत्मिक तत्व के ज्ञान, तो इन्होंने इसको यौगिक क्रियाओं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि को आवश्यक माना इसमें। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की मूल्य मीमांसा, एक्जियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ अरविंदो सर्वांग योग दर्शन। अरविंद के अनुसार मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सत्य, चित्त, आनंद की प्राप्ति है। इसके लिए उन्होंने गीता के कर्म योग एवं ध्यान योग को साधन बताया, जिसमें योगी संसार कर्म का क्षेत्र से दूर नहीं भागता, बल्कि सत्य, चित्त, आनंद में चित्त लगाकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। ऐसे कर्म योगी व ध्यान योगी के लिए आवश्यक है कि एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन तथा नियंत्रित जीवन, और उसके लिए अरविंद के यौगिक क्रियाओं को महत्व दिया है। श्री अरविंद के शैक्षिक विचार, तो ये सारे थे अरविंद के सर्वांग योग दर्शन की मूल्य मीमांसा। श्री अरविंद के शैक्षिक विचार, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ श्री अरविंद। श्री अरविंद के दार्शनिक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु उन्होंने एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता को समझा, जिससे कि उनके दार्शनिक सिद्धांतों को मानव जीवन में उतारा जा सके। दूसरी ओर प्रचलित शिक्षा राष्ट्र के हित के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी शिक्षा संबंधी विचार मुख्यतः अपनी 2 पुस्तकों में व्यक्त किए हैं। पहला नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है और उसके बाद है ऑफ एजुकेशन। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये पहला पुस्तक है और दूसरा है ऑफ एजुकेशन। तो ये
इनकी 2 मुख्य पुस्तकें हैं जिन्होंने इसमें अपने विचार जो हैं व्यक्त किए हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या तथ्य और क्या बातें कही है। श्री अरविंद का मानना था कि मनुष्य मानस की स्थिति में आने के लिए द्रव्य एवं प्राण 2 सोपानों को पार करता है। जन्म के पश्चात उसको अति मानस के चरण में पहुंचना होता है, फिर वहां से आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो 3 चीज़ें मानी है वो है चित्त, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य यानी सत्य, चित्त और आनंद। यदि हम उसे इस विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि वह इन सोपानों को जान सके तथा इन चरणों को प्राप्त करने की विधियां जान सके। श्री अरविंद के अनुसार यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, वह शिक्षा जो मनुष्य में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास ला सके। श्री अरविंद ने इसी एकीकृत शिक्षा इंटीग्रल एजुकेशन कहा है। तो श्री अरविंद ने जो एकीकृत शिक्षा का सिद्धांत दिया है उसमें ये कहा गया है कि वह शिक्षा जो मनुष्य में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास ला सके वो एकीकृत शिक्षा है, यानी इंटीग्रल एजुकेशन। अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। Education is the building of the power of human mind and spirit. It is the evoking of knowledge, character and culture. तो जो है उसके नॉलेज, कैरेक्टर और कल्चर का उत्कर्ष करती है, इवोकिंग होता है इसमें। एजुकेशन इज़ द बिल्डिंग ऑफ पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। इट इज़ द इवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। तो ये बातें इन्होंने कही है। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत इन्होंने जो बातें कही हैं वो पढ़ते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला, मनुष्य को उसके विकास की प्रक्रिया से परिचित कराना। दूसरा, मनुष्य में सत्य के सोपान तक पहुंचने की शक्ति का विकास करना। श्री अरविंद ने शैक्षिक उद्देश्यों को विकास की प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इस ब्रह्मांड व मनुष्य के विकास का पहला पद द्रव्य मैटर है। श्री अरविंद मनुष्य को इस द्रव्य जगत, पदार्थ जगत से परिचित कराना चाहते हैं तथा उसे अपनी शरीर की रक्षा तथा विकास से जुड़ी क्रियाओं में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास का उद्देश्य कहा है। अरविंद के अनुसार सत्य, चित्त, आनंद की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मानव का शारीरिक विकास है। उनका विश्वास था कि शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीरम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। अतः उन्होंने बालक के शारीरिक विकास पर ही बल नहीं दिया, अपितु इसके अंतर्गत शारीरिक शुद्धि को भी सम्मिलित किया है और बताया कि शरीर के उचित विकास के बिना मानव का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो है शैक्षिक उद्देश्यों के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम शारीरिक विकास को रखा। उसके बाद दूसरा है प्राणिक विकास, प्राणिक डेवलपमेंट। मनुष्य के विकास का दूसरा चरण प्राण है। प्राण से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके कारण ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्राण का विकास करना है। उनके अनुसार मनुष्य के प्राण को सही दिशा निर्देशित करने के लिए उनका नैतिक व चारित्रिक विकास आवश्यक है तथा उसमें आत्मबल को दृढ़ करना भी आवश्यक है। तो हमारा जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में निर्देशित करने के लिए इन्होंने प्राणिक विकास को महत्वपूर्ण माना। इसके अंतर्गत नैतिक व चारित्रिक विकास आवश्यक है तथा उसके आत्मबल को दृढ़ करना भी आवश्यक है। यह विकास तभी संभव है जबकि ज्ञानेंद्रियों को असत से सत्य की ओर यानी असत्य से सत्य की ओर पुनर्निर्देशित किया जाए। अतः ज्ञानेंद्रियों का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञानेंद्र यानी प्राणिक विकास, तो इन्होंने प्राणिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सारी बातें कही थी। तीसरा आ जाता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानव विकास का तीसरा चरण मानस अंतः मन है। मानस हमारे अस्तित्व का सबसे सक्रिय भाग है। अतः शिक्षा को मनुष्य के मानसिक विकास को प्रभावित करना चाहिए,
उनका मत है कि मानसिक शक्तियों के विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम आवश्यकता ध्यान एकाग्र करने की है। सबसे तेज़ जो होता है वो हमारा मन ही होता है। तो इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो बातें कही है वो ये है कि मानसिक विकास से उनका तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय शक्ति आदि से है। इस सब के विकास को बढ़ाने के लिए उन्होंने यौगिक क्रियाओं पर बल दिया है। यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे योग करना, यम, नियम, ये सब बातें होती है। उसके बाद है अंतःकरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ। अतिमानस व अंतःकरण मानव विकास का चौथा चरण है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतःकरण का विकास करना है। उनके अनुसार अंतःकरण के 4 स्तर हैं: चित्त, हृदय, मानस, बुद्धि एवं आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जबकि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो और उसकी आत्मा का पूर्ण विकास हो। यानी हमारे जो अंतर मन है उसमें जो है शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई खलबलाहट नहीं होना चाहिए, तभी आत्मा का पूर्ण विकास संभव है। इसके लिए व्यक्ति के शारीरिक विकास को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही पवित्र आत्मा का निवास हो सकता है। अंतःकरण के विकास के लिए श्री अरविंद ने यौगिक विधि को महत्वपूर्ण माना है। अब 5वां आ जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। श्री अरविंद आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने शिक्षा में अध्यात्मवाद को विशेष रूप से शामिल किया। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरीय अंश होता है, अतः शिक्षा का कार्य है कि इस ईश्वरीय अंश का विकास करना। इसके लिए श्री अरविंद ने यौगिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना है। श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसको इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के विकास की प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत किया है, जैसे शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, अंतःकरण का विकास, उसके बाद आध्यात्मिक विकास। तो ये शैक्षिक उद्देश्य थे। उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग इसको हल करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का सृजनकर्ता कौन है? श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का सृजनकर्ता ईश्वर है। ये इन्होंने कहा है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है श्री अरविंद के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड का निर्माता है। तो ये आंसर हो गया हमारा ईश्वर। श्री अरविंद के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड का सृजन करता है। दूसरा नंबर है श्री अरविंद ब्रह्म को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो श्री अरविंद ब्रह्म को जो है, श्री अरविंद ब्रह्म को ब्रह्म को अवरोहन द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। तो ये चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं, ब्रह्म को किस रूप में धारण करते हैं। आंसर है, क्वेश्चन है श्री अरविंद ब्रह्म को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो इसका अवरोहन आंसर होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। नंबर 2 में है सत्य के रूप में ब्रह्म को जो है इन्होंने सत्य के रूप में धारण किया है। तो आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये पहले क्वेश्चन का श्री अरविंद ब्रह्म को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद है श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो श्री अरविंद आत्मा को चित्त और आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, श्री अरविंद ने अपने शिक्षा संबंधी विचार मुख्यतः किन पुस्तकों में व्यक्त किए हैं? तो इन्होंने जो है शिक्षा संबंधी जो विचार दिए थे 2 पुस्तकों में दिए थे, जो 2 पुस्तकों के नाम हमने इंग्लिश में पढ़ा था यहाँ पे, जैसे नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ऑफ एजुकेशन। शिक्षा संबंधी विचार मुख्यतः अपनी 2 पुस्तकों में व्यक्त किए हैं, जो है पहला नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ऑफ एजुकेशन।
तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो प्रमुख कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। उनका जो था दो प्रमुख कार्य जो है यहाँ पे है, मनुष्य को उसके विकास की प्रक्रिया से परिचित कराना और दूसरा है मनुष्य में सत्य के सोपान तक पहुँचने की शक्ति का विकास करना। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो प्रमुख कार्य जो पॉइंट वाइज में दिया हुआ है, मनुष्य को उसके विकास की प्रक्रिया से परिचित कराना और दूसरा मनुष्य में सत्य के सोपान तक पहुँचने की शक्ति का विकास करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमको मिल गया आध्यात्मिक विकास करना ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। उसके बाद है 7 नंबर, अरविंद के अनुसार मनुष्य मानस की स्थिति में आने के लिए किन दो सोपानों को पार करता है। जो है मानस की स्थिति में आने के लिए किन दो सोपानों को प्राप्त करता है। मानस की स्थिति में आने के लिए किन दो सोपानों को प्राप्त करता है, ये हमने पढ़ा है। किन दो सोपानों को प्राप्त करता है मानस की स्थिति में आने के लिए। चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं। 7 नंबर का किन दो सोपानों को प्राप्त करता है, किन दो सोपानों को पार करता है मानस की स्थिति में आने के लिए, ये मनुष्य के अंतर्गत कहा है। तो 7 नंबर है, श्री अरविंद का मानना है कि मनुष्य मानस की स्थिति में आने के लिए द्रव्य एवं प्राण दो सोपानों को पार करता है। तो इसका आंसर हो गया द्रव्य एवं प्राण। द्रव्य यानी जो पदार्थ है और प्राण यानी जो हमारी ऊर्जा है, हमारी मन मस्तिष्क की प्रेरणा है, उसे इन्होंने प्राण कहा है। अब आगे है शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी बातें थी। फिर स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। अब हम लोग जानते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम। इनके अनुसार श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो इन्होंने जो बातें कही है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे करिकुलम ऑफ एजुकेशन, श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य वर्णित किए हैं। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, अंतःकरण और आध्यात्मिक विकास, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उनके विचार से इस सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समग्र रूप से प्रयास करने होंगे और इसके उन्होंने एक विस्तृत एवं एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है। पहला है भौतिक विकास के लिए उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आवश्यक माना है पाठ्यक्रम में। उसके बाद अंततः उन्होंने इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। जो पाश्चात्य विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपनी संस्कृति, जो कि योग की संस्कृति है, और इसके अभाव में हम विज्ञान एवं औद्योगिकी का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बातें कही है। उसके बाद हो जो श्री अरविंद बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र वातावरण के पक्षधर हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों के अनुसार उन सभी विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है जिनमें शैक्षिक अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता के गुण हो। श्री अरविंद ने बालक के पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया है। प्राथमिक स्तर पर इन्होंने जो पाठ्यक्रम का जो प्रारूप होना चाहिए उसके बारे में कहा है प्राइमरी लेवल के अंतर्गत कि इसमें मातृभाषा प्रथम होना चाहिए, फिर अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, खेलकूद, व्यायाम, बागवानी, चित्रकला तथा भक्ति गीत, ये प्राथमिक स्तर के जो है विषय होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है सेकेंडरी लेवल जैसे 6 से 8 के अंतर्गत जो विषय रखने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, स्वच्छता, भूविज्ञान, सामाजिक अध्ययन, व्यायाम, बागवानी, कृषि, चित्रकला, अन्य हस्तशिल्प, ध्यान तथा योग।
तो ये सारे विषय आ गए माध्यमिक स्तर के लिए। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर यानी कॉलेज में जो हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी लेवल, हायर लेवल के लिए, जैसे 10 to 12 के लिए, उसके बाद उससे भी आगे। तो इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा विश्व एकीकरण तथा कृषि। तो इन्होंने ये जो है यूनिवर्सिटी लेवल और हायर लेवल के लिए ये सारे विषय दिए थे। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत शिल्पकारी, चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, कुटीर उद्योग, टंकन, आशुलिपि, काष्ठ कला, संगीत, सिविल, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभिनय तथा नृत्य। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत बताया है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल यानी हायर लेवल के अंतर्गत। फिर वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी कहा है। तो ये सारे पाठ्यक्रम थे, करिकुलम थे जो अरविंद साहब ने बताया है अपने परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद शिक्षण विधियां के अंतर्गत इन्होंने किन किन विधियों का वर्णन किया है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षण विधियों के विषय में श्री अरविंद के विचार पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। यह सत्य है कि वे प्राचीन विधियों में नवीनता लाना चाहते थे। उन्होंने उपदेश, व्याख्यान एवं मौखिक विषयों को स्वीकृत किया, परंतु इस शर्त पर कि बच्चों को रटकर सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि वे अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा आत्मसात करके सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर उन्होंने अपनी कहानी कथन विधि की बात कही कि कहानी और कथन विधि के अंतर्गत शिक्षण विधि को जो है प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने पाठ्य पुस्तक विधि का भी समर्थन किया, परंतु इस संबंध में उनका मत है कि बालक को स्वयं ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा उसके पश्चात उसे पुस्तकें पढ़ने को कहा जाए। बालक रटकर पुस्तकों से ना सीखे, किंतु उन्हें सहायक तथा संदर्भ पुस्तकों की तरह उपयोग करे। उनके विचार से योग सीखने की अधिक उपयुक्त विधि है, किंतु उनके विचार से स्वगतिविधि, चिंतन एवं तर्क ये सभी इसके आधार हैं। उनके शिक्षण से संबंधित विचारों के संश्लेषण के पश्चात आप निम्नलिखित तथ्यों को जान पाएंगे। इन्होंने पॉइंट में बताया है, जैसे बच्चों को पढ़ाते समय उनके शारीरिक, मानसिक क्षमता एवं रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। रटने द्वारा सीखने के स्थान पर समझकर सीखने पर बल देना चाहिए। बालकों को क्रिया करने के अधिकतम अवसर प्रदान करने चाहिए और स्व अनुभव द्वारा सीखने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। बालकों को अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए रखने के लिए प्रशिक्षित करना। बालकों के साथ प्यार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत तो यही कहा गया है कि बच्चे करके सीखेंगे, स्व अनुभव द्वारा सीखेंगे। ये इनकी शिक्षण विधियां हैं जो इन्होंने पॉइंट में कहा है कि बच्चों को रटने पर ध्यान ना दे के उनके सीखने पर बल देना चाहिए, समझकर सीखने पर। तो ये बातें इन्होंने शिक्षण विधि जो है टीचिंग मेथड के अंतर्गत कहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं इन्होंने अनुशासन के अंतर्गत क्या कहा है। डिसिप्लिन। श्री अरविंद की दृष्टि से स्वेच्छा से कर्तव्य पालन ही अनुशासन है। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। उन्होंने अनुशासन को भावनाओं से संबंधित किया और भावनाओं को नैतिकता से संबंधित किया। उन्होंने शिक्षा में कठोर और दमनात्मक अनुशासन का घोर विरोध किया है। वे प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक रहे। उनके अनुसार यह शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चों के मन में ऐसे भावों को उत्पन्न करे जिससे कि वे भलाई की ओर बढ़े, नैतिकता का पालन करे तथा एकाग्र होकर अध्ययन करे। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक को बालकों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वे भी सही आचरण सीखे व आदर्श नागरिक बने। तो इन्होंने जो है प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक हैं। इन्होंने इस पर जोर दिया है कि जो है अनुशासन जो है वो स्वेच्छा से कर्तव्य पालन ही अनुशासन है और ये प्रभावात्मक होना चाहिए, ना कठोर और ना दमनात्मक होना चाहिए। तो अनुशासन के अंतर्गत इन्होंने ये बातें कही है। उसके बाद हम इन्होंने शिक्षक के बारे में क्या कहा है।
श्री अरविंद ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को बच्चों के लिए एक पथ प्रदर्शक एवं सहायक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षक के स्थान के संबंध में श्री अरविंद ने स्वयं ही लिखा है कि शिक्षक निर्देशक अथवा स्वामी नहीं है, अपितु वह केवल सहायक तथा पथ प्रदर्शक है, कोऑपरेट है, यानी कि सहायता करने वाले। उनका कोई सुझाव उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को थोपना। यानी कि शिक्षक जो है बच्चों पर ज्ञान थोप नहीं सकते हैं, बल्कि सुझाव दे सकते हैं, उनके कार्य सुझाव को दे सकते हैं और बच्चों को इस तरह से उनके लिए सहायक बन सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद अरविंद के अनुसार शिक्षक बालकों को ज्ञान प्रदान नहीं करता, अपितु उनमें ज्ञान को स्वयं उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करने में सहायता करता है। शिक्षक को चाहिए कि वे बताए कि ज्ञान कहाँ है और उसे किन साधनों से प्राप्त करना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को ज्ञानेंद्रियों के सही प्रयोग का मार्गदर्शन करे। तो ये बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है शिक्षक के अंतर्गत, कि शिक्षक जो है वो ज्ञान को स्वयं उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करने में सहायता करे, ना कि बच्चों को ज्ञान प्रदान करे। उसके बाद है श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक को मानव की आत्मा को आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात उसका विकास करना चाहिए। यह कार्य उसी व्यक्ति या शिक्षक द्वारा किया जा सकता है जिसको कि आध्यात्मिक विषय का स्पष्ट ज्ञान हो और वह योगिक क्रियाओं में प्रशिक्षित हो। श्री अरविंद शिक्षक को इस रूप में देखना चाहते हैं, यानी वो आध्यात्मिक विषय का थोड़ा बहुत ज्ञाता हो और योगिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित हो। तो ये बातें कही हैं इन्होंने शिक्षक के अंतर्गत। अब इनके द्वारा जो कहा गया है शिक्षार्थी के लिए, वो क्या कहा गया है। श्री अरविंद शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक बालक निश्चित सामान्य क्षमताओं, कुछ विशिष्ट योग्यताओं और प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं तथा विलक्षणताएं होती है। श्री अरविंद के अनुसार बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रुचियों, अभिवृत्ति एवं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। तो इन्होंने यही कहा है कि प्रत्येक बालक जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा जो है एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो इन सभी बातों को, इन सभी विलक्षणताओं, क्षमताओं और व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रुचियों, अभिवृत्ति व योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। उसके बाद श्री अरविंद ने कहा है कि ज्ञान आत्मा में अंतर्निहित है और इस संपूर्ण ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। श्री अरविंद विद्यार्थी से यही अपेक्षा करते हैं कि वह ब्रह्मचर्य का पालन कर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करे। इस संबंध में श्री अरविंद स्वयं लिखते हैं कि बालक को माता पिता अथवा शिक्षक की इच्छानुकूल ढालना अंधविश्वास तथा जंगलीपन है। माता पिता इससे बड़ी भूल नहीं कर सकते कि वे पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास होगा। प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना उसे अस्थायी हानि पहुंचाना है, उसके विकास को व्युत्कृत करना है तथा उसकी पूर्णता को दूषित करना है। तो इन्होंने कहा कि माता पिता की जो सबसे बड़ी भूल होगी वह यह होगी कि इस बात की व्यवस्था करे कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास किस प्रकार हो। प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य ना करें, इससे उन्हें जो है अस्थायी हानि पहुंचता है और उसके विकास को व्युत्कृत करना है, उसकी पूर्णता को दूषित करना है। अगर कोई माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बालक को अपनी तरह बनाए, अपनी इच्छा अनुसार ढाले, तो यह बिल्कुल अंधविश्वास और जंगलीपन है। इससे बड़ी भूल और कुछ नहीं हो सकती है। इससे जो है उस पर विशिष्ट गुणों, क्षमताओं और विचारों का विकास होना मुश्किल है और ये जो है अस्थायी हानि पहुंचाना है एक तरह से, और विकास को व्युत्कृत करना है और पूर्णता को दूषित करना है। तो उन्होंने ऐसा नहीं करने पर बल दिया है। द आइडिया ऑफ हैमरिंग द चाइल्ड इनटू शेप desired by the parent or teacher is barbarous and ignorant
superstition. There can be no great error than for the parent to arrange beforehand that his son shall develop particular qualities and capacities. To force the nature of abandon its own dharma is to do it permanent harm, multiple its growth and deface its perfection. तो ये सारी हानि पहुंचती है इस प्रकार से अगर माता पिता और शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार बच्चों को ढालना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा है। उसके बाद श्री अरविंद व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को मानते हैं। उनकी कल्पना है कि शिक्षार्थी को विनय, परोपकार, स्वाध्याय, एकाग्रता, सेवा आदि गुणों को अपने अंदर निहित करना चाहिए। श्री अरविंद ने बालक पर वातावरण के प्रभाव को भी स्वीकार किया है। उनका मत है कि वातावरण बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका मानना है कि बालक को उच्च वातावरण में रखना चाहिए जिसमें कि उनके अनुभूति के अंगों का विकास एवं प्रशिक्षण हो सके और वे सत्य की खोज की ओर अग्रसर हो सके। तो ये सारी बातें इन्होंने शिक्षार्थी के अंतर्गत कहा था, स्टूडेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो हम विद्यालय पढ़ लेते हैं। विद्यालय के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है। श्री अरविंद के अनुसार विद्यालय को जो है बच्चों के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय का वातावरण विश्व बंधुत्व की भावना से पूर्ण होना चाहिए। श्री अरविंद ने बालक के भौतिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, सभ्यता एवं संस्कृति, गणित एवं विज्ञान पर बल दिया और आध्यात्मिक विकास हेतु मानव सेवा, कर्तव्य पालन एवं ध्यान आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार इन्होंने बालक के संपूर्ण विकास के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर समान बल दिया। श्री अरविंद के अनुसार विद्यालयों को भौतिक प्रगति एवं योग साधना का केंद्र होना चाहिए जिससे कि एक बालक का संपूर्ण विकास हो सके। श्री अरविंद ने मानव और मानव के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, रंग आदि किसी भी आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। वे सभी बालकों को समान अवसर प्रदान करने के पक्षधर हैं। उन्होंने विद्यालय में विश्व बंधुत्व के वातावरण को विकसित करने की बात कही। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जिसकी स्थापना श्री अरविंद द्वारा पांडिचेरी में की गई वह इसी प्रकार का शिक्षा का केंद्र है। तो इन्होंने एक शिक्षा का केंद्र भी स्थापित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है पांडिचेरी में की गई है, जो हमारे पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। तो उस शिक्षा केंद्रों में जो है ये सभी बातें समाहित है और इन सभी बातों का जो है वहाँ पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा विद्यालय के अंतर्गत श्री अरविंद के विचार शिक्षार्थी के लिए, फिर शिक्षक के लिए उन्होंने क्या कहा, अनुशासन के अंतर्गत उनका क्या मानना था कि अनुशासन प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षण विधियों के अंतर्गत पॉइंट में पढ़ा। फिर उन्होंने जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल के अंतर्गत उसको पढ़ा। और फिर स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न आगे है, शिक्षा के उद्देश्य, ये सब हमने पढ़ा। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके बाद जो है सारांश फिर आगे।